अब देखो अपन ने जो हाइड्रोजन एटम के लिए स्पेक्ट्रम पढ़े थे, लाइनमैन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चन ब्रैकेट, फंड वगैरह, उनके लिए अपन एक वेवलेंथ का फॉर्मूला लिखा था। अब वो फॉर्मूला कहां से आया वो अपने को देखना है। तो अपन ने बोर का थर्ड पोस्टुलेट पढ़ा था, क्या पढ़ा था? डेल्टा ई, एनर्जी का डिफरेंस किसके इक्वल होता है? E2 माइनस E1। एनर्जी का अपन ने कुछ फॉर्मूला निकाला था, बताओ क्या आया था? माइनस m e⁴ डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक है। अब ये E2 मतलब सेकंड ऑर्बिट या जो भी दूसरा ऑर्बिट है जहां पे इलेक्ट्रॉन जहां से जा रहा है या जहां पे जा रहा है, तो वो अपने पास क्या आ जाएगा? N2 लिख दे, फिर फॉर्मूले का माइनस है और फिर क्या आएगा? माइनस m e⁴ डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n1 स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक है। अब इनमें से देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है। कॉमन क्या आ रहा है? देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आ जाएगा m e⁴ डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर। यहाँ पे बच जाएगा, इसमें तो बचेगा 1/n1 का स्क्वायर, प्लस वाला है पहले लिख रहे हैं, ये माइनस वाला है इसको बाद में। ठीक है। अब ये सारी की जो सारी क्वांटिटीज है, ये सारी क्वांटिटी है, इन सारी क्वांटिटी को एक कांस्टेंट ले सकते हैं। उस कांस्टेंट को मैंने ले लिया सपोज RH। ठीक है। ये क्या चल रहा है? 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, और ये चीज क्या चल रही है? डेल्टा E। अब हमने ये पढ़ा था कि जो एनर्जी है यहां से यहाँ ट्रांजिशन कर रहा है, एनर्जी निकल रही है, एनर्जी की कोई न कोई किसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में निकलेगी। तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कोई न कोई फ्रीक्वेंसी होगी, उसकी कोई न कोई वेवलेंथ होगी। तो एनर्जी को हम जानते हैं, एनर्जी का फॉर्मूला होता है h न्यू। तो यहां से, और न्यू क्या होता है? c/λ इक्वल टू RH ब्रैकेट 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो यहां से देखो, अगर हम 1/λ की वैल्यू निकाले हैं तो वो क्या आएगा हमारे पास? RH डिवाइडेड बाय HC 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2। इस पूरे को एक नया कांस्टेंट दिया, दैट इज R। वो अपना क्या है? रिडबर्ग्स कांस्टेंट है। ये 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/, ये चल रहा है 1/, ये अपने किसका फॉर्मूला हो गया? वेवलेंथ। और 1/, वेवलेंथ होती है ना, उसको वेव नंबर भी कहते हैं। अगर आपको पूछ ले, ये तो वेवलेंथ निकालने का मैटर हो गया, ऐसे ही वेव नंबर पूछ ले तो वेव नंबर को म्यू बार से लिखते हैं, न्यू बार से, और ये किसके इक्वल होता है? 1/λ के। तो न्यू बार का क्या फॉर्मूला आ जाएगा? यही आएगा 1/λ का जो फॉर्मूला है वो। ठीक है। ये तो ये जब अपन ने वेवलेंथ जो भी वहां से निकल रही है ना, रेडिएशन एनर्जी, वो किसी न किसी वेव की फॉर्म में निकल रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में, तो उसकी वेवलेंथ निकल रही। ठीक है। तो हमने जो लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट फंड सीरीज के लिए जो फॉर्मूले लिखे थे, वो फॉर्मूला यहां से आया। ठीक है। R यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है, और उसकी वैल्यू होती है 1.096 इंटू 10⁷ मीटर इनवर्स। ठीक है। उतार लो। अब देखो, बोर मॉडल जो है लगभग मोस्ट ऑफ चीजें जो है वो एक्सप्लेन करने में सक्सेस रहा, जैसे क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिट, फिर उसके बाद स्पेक्ट्रम, ये सारी चीजें बोर मॉडल से अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन कुछ कमियां हैं। पहली कमी है कि जो बोर मॉडल है वो एप्लीकेबल है फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मतलब ऐसे एटम जिनके अंदर केवल क्या हो? एक ही इलेक्ट्रॉन हो। एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे ना, उस वाले केस में ये मॉडल एप्लीकेबल नहीं है। अब उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाले केस में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन आपस में, देखो इसके हिसाब से तो इलेक्ट्रॉन किससे इंटरेक्ट कर रहा है? न्यूक्लियस से। जबकि एक से ज्यादा वाले में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के बीच में भी इंटरेक्शन होगा। जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन है, मान लो इसमें एक और इलेक्ट्रॉन होता तो ये इससे तो इंटरेक्ट कर रहा है, तो इसकी एनर्जी इसके कारण तो है ही से, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। तो इनके इंटरेक्शन के कारण भी कुछ न कुछ तो एनर्जी में फर्क आएगा। तो वो चीज
एनर्जी लेवल की जो क्या कहते हैं हाइपोथेसिस थी ना, कि जिसमें भाई एनर्जी लेवल एक फिक्स वैल्यू का होता है, उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर देती है। तो ये मॉडल अपन अप्लाई करते हैं तो केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए लगता है, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, केवल इंटरेक्शन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच ही होता है और किसी में इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, पहली बात। तो दूसरी चीज, ये मॉडल रिलेटिव इंटेंसिटी के बारे में कुछ भी नहीं कहता है। जो स्पेक्ट्रम लाइंस अपन ने पढ़ी ना, स्पेक्ट्रम लाइंस पढ़ी अपन, उस स्पेक्ट्रम लाइंस की वेवलेंथ के बारे में बता रहा है, फ्रीक्वेंसी के बारे में सब कुछ बता रहा है, लेकिन उनकी इंटेंसिटी के बारे में कुछ भी नहीं बताता। इस मॉडल से अपन ये नहीं समझ सकते हैं कि जैसे अलग अलग एक ही सीरीज की अलग अलग वेवलेंथ है, अलग अलग लाइट आ रही है, तो उनकी इंटेंसिटी अलग अलग होती है, किसी की इंटेंसिटी ज्यादा होती है, किसी की इंटेंसिटी कम होती है। तो वो कम इंटेंसिटी या ज्यादा इंटेंसिटी क्यों है, उसका एक्सप्लेनेशन भी बोर मॉडल नहीं दे पाया। तीसरी और इंपॉर्टेंट बात है, दो इफेक्ट है, एक तो है जीमान इफेक्ट और एक है स्टार्क इफेक्ट। तो जीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन भी अपन कौन से मॉडल से नहीं समझा सकते हैं, बोर मॉडल से। अब जीमान इफेक्ट क्या होता है, जीमान इफेक्ट ये होता है कि जो स्पेक्ट्रम लाइन है ना, मैग्नेटिक फील्ड में एक स्पेक्ट्रम लाइन क्या होती है, मोर देन वन में स्प्लिट हो जाती है, टूट जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं जीमान इफेक्ट। अब ऐसा होता है क्यों है, देखो हमने एनर्जी लेवल पढ़े, ये हमारे पास ग्राउंड एनर्जी लेवल है, ये हमारे पास कौन सा है, फर्स्ट एनर्जी लेवल। अब जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन के कारण ये एक एनर्जी लेवल क्या होता है, अलग अलग लेवल में टूट जाता है। मतलब यहाँ पे देखो, वैसे भी एटम में कोई लाइनें नहीं होती है, ध्यान रखने वाली बात है ना, एटम में ऐसी कोई लाइनें नहीं बनी होती है। हमने यहाँ कहा कि ये -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिस्क्रीट एनर्जी है, तो अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो गई, एनर्जी के तीन अलग अलग पार्ट हो गए। मतलब एनर्जी इन इन रीजन में कहीं पे भी ये इतने इतने रीजन में पाया जा सकता है मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर। तो आप देखो, एक वेवलेंथ तो इलेक्ट्रॉन जब इस वाले ऑर्बिट से इसमें आएगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग होगी, एक वेवलेंथ इससे इसमें आएगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग होगी, और एक वेवलेंथ इसके इसमें आएगा। तो जो हम जो समझ रहे थे कि जब इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आता है तो एक ही वेवलेंथ एमिट करता है, यही पढ़ा अपन ने बोर मॉडल से, यही चीज पता चल रही है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट के कारण एक, जैसे ये सेकंड है तो सेकंड लेवल की एनर्जी तीन पार्ट में स्प्लिट हो गई, तो इन तीनों के कॉरस्पॉन्डिंग तीन वेवलेंथ आ रही है, तो ये होता है जीमान इफेक्ट। तो इस चीज के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन किससे नहीं दिया गया, बोर मॉडल से। एक और होता है स्टार्क इफेक्ट, सेम यही प्रोसेस है, ये हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, स्टार्क इफेक्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो जीमान इफेक्ट डिफाइन करेंगे, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में ये स्प्लिटिंग हो रही है तो इसको क्या कहते हैं, स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। तो स्टार्क इफेक्ट और जीमान इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन भी कौन से मॉडल से नहीं दिया जा सकता है, बोर मॉडल। तो ये तीन कमियां इसकी हो गई, ठीक है, तो लिख लो। पहली कमी लिखो, इट इज एप्लीकेबल फॉर, या इट इज ट्रू फॉर, फर्स्ट लिमिटेशन में लिखो, इट इज ट्रू फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम ओनली, it could not be extended for two electron atom, for two or more electron atom, because in these atom electron interact with each other, ठीक है। अगला पॉइंट, लिखो, बोर मॉडल correctly predict the frequency of spectral line, frequency of spectrum line, but
It could not line spectrum line, but it could not explain the relative intensity of spectral lines. Could not explain the relative intensities of spectral line. ठीक है. तीसरा, it could not explain Intensity of spectral. तीसरा है, it could not explain Zeeman effect and Stark effect.